नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वॉच वंडर्स में। आज हम जानेंगे कि कैसे दक्षिण कोरिया इतना अमीर और इतना विकसित बना, वह भी सिर्फ 40-50 साल के अंदर। आप में से शायद कई लोग नहीं जानते होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया आज से 40-50 साल पहले बहुत ज़्यादा गरीब देश था। इतना गरीब कि कई अफ्रीकी देश भी इससे ज़्यादा विकसित और अमीर थे। पर अगर आज आप देखें तो दक्षिण कोरिया हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर में टॉप पे आता है। तो आखिर ऐसा दक्षिण कोरिया ने क्या किया जिससे कि वह गरीब देश से एक अमीर और एक विकसित देश बना। और ना ही सिर्फ उसने अपने आप को गरीबी से ऊपर किया, बल्कि अपने आप को समृद्ध देशों के लिस्ट में टॉप पे वो लेकर आया। तो आइए जानते हैं। तो आप जैसे मेरे स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये दक्षिण कोरिया का 1960s का इमेज है। जब कोरियन वॉर ख़त्म हुआ था, तब दक्षिण कोरिया की आधे से ज़्यादा जनसंख्या झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी। पर आज का जो सिनेरियो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आज आप देखें, जो दक्षिण कोरिया है वो पूरा लंबे लंबे स्काई स्क्रैपर से भरा हुआ है, और ये दुनिया के सबसे समृद्ध और काफ़ी डेवलप कंट्रीज़ में से एक है। एशिया की मैं बात करूं तो एशिया में भी जापान जापान के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है ये। और मैं आपको बता दूं, इसे डेवलप कंट्री बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा। सिर्फ 30-40 साल के अंदर ये एक डेवलप कंट्री बन के उभरा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं आपको बता दूं, जब कोरियन वॉर हो रहा था, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कोरियन वॉर और इसकी हिस्ट्री के बारे में। तब आर्मी जनरल जो थे वहाँ के, चीफ ऑफ डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उन्होंने तो ये कहा था कि दक्षिण कोरिया का आने वाले 100 सालों में कुछ नहीं हो पाएगा। दिस कंट्री हैज़ नो फ्यूचर। पर अगर आज आप देखें तो कई समृद्ध और कई वेस्टर्न कंट्री से आगे निकल चुका है दक्षिण कोरिया। इतना ज़्यादा समृद्ध, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यहाँ की। ठीक है, वो बात अलग है कि यहाँ पे कैपिटलिज्म के भी काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पर अगर आप ओवरऑल देखें तो जो दक्षिण कोरिया है वो एक बहुत ज़्यादा समृद्ध और डेवलप कंट्री बन के उभरा है। एक समय में पूरा झुग्गियों में रहता था उनका देश, पर आज आप देखें तो पूरा स्काई स्क्रैपर्स और बिल्कुल हाई फाई टेक्नोलॉजी, और इनके जितने भी मल्टीनेशनल इनके जो कंपनीज हैं वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं अपने टेक्नोलॉजी और अपने प्रोडक्ट्स के लिए। अभी हम उसके आगे बात करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये वहाँ के शहरों की तस्वीरें हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है उसमें। तो इतना ज़्यादा ग्रोथ और इतना सारा डेवलपमेंट आखिर हुआ तो हुआ कैसे? और आखिर हम एज अ कंट्री क्या सीख सकते हैं दक्षिण कोरिया से, और हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो दक्षिण कोरिया है वो डिफरेंट पैरामीटर्स में कहाँ स्टैंड करता है, वो कहाँ खड़ा होता है अलग अलग पैरामीटर्स में। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया। तो ये कहाँ कहाँ पे स्टैंड करता है दक्षिण कोरिया? जैसे ये पहला पैरामीटर है, द 10 कंट्रीज विद हाईएस्ट जीडीपी। दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में दक्षिण कोरिया 10वें स्थान पे है। आप जैसे देख सकते हैं 10वें स्थान पे दक्षिण कोरिया, और इसका जो जीडीपी है वो लगभग 1.5 ट्रिलियन के आसपास है। अगर मैं कहूँ तो 1.6 ट्रिलियन लगभग लगभग इसका जीडीपी है, 1.6 ट्रिलियन डॉलर। और मैं आपको बता दूं, दक्षिण कोरिया की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी नहीं है। लगभग लगभग 5 करोड़ या 5.5 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। अगर आपको मैं एक उदाहरण दे के समझाऊं तो इसकी जनसंख्या लगभग लगभग गुजरात के बराबर है। पर यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलमोस्ट, अगर हम पूरे भारत का जो जीडीपी ले लें तो उसका आधे से ज़्यादा दक्षिण कोरिया का जीडीपी है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। आगे हम बात करें तो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आप में से शायद कई लोग नहीं जानते होंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं। HDI होता है, HDI 3 फैक्टर से बेसिकली बनता है। आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर और पर कैपिटा इनकम। इन 3 फैक्टर्स को जोड़ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। और इसमें आप देखें तो दक्षिण कोरिया है वो 24वें स्थान पर है। ठीक है, 0.815 यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और 0.074 से ग्रोथ हो रहा है इसका सिंस 2010। ठीक है, अब आप में से कई लोग शायद ये लिस्ट को देख के बोलेंगे 24th नंबर पे 24वें स्थान पर है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो आपको मैं बता दूं, जितने भी आप इसमें कंट्रीज देख रहे हैं इस लिस्ट में, वो सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। सिवाय इसमें आप देखेंगे जापान को, तो वो एक एशियन कंट्री है। उसके बाद सारे इसमें यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो जापान के बाद जो साउथ कोरिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है।
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर आप आगे आप देखोगे तो इसमें आपको इसराइल नज़र आएगा, फिर आपको इसमें सिंगापुर नज़र आएगा जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और आप फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पे तो आप देख ही रहे हैं, नॉर्वे है। ठीक है, तो नॉर्वे दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है। कईयों को लगता है यूएसए सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है। ठीक है, यूएसए एक डेवलप कंट्री है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, पर उतना डेवलप नहीं है जितना नॉर्वे या फिर स्विट्ज़रलैंड या फिर अभी हम लोग ने बात करी साउथ कोरिया की, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का रैंक 28 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। उसकी इकोनॉमी भले ही बहुत बड़ी हो, बट व्हेन इट कम्स टू पर कैपिटा इनकम एंड अदर सोशल सिक्योरिटी फैक्टर्स, बहुत पीछे स्टैंड करता है यूएसए। और दक्षिण कोरिया बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, और अभी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आखिर इसके इतिहास कैसा रहा है। इसका इतिहास कोई बहुत इजी नहीं रहा है, आसान नहीं था इतना इतना सब कुछ कर पाना, बट तब भी दक्षिण कोरिया ने अपने आप को इन सब से ऊपर उठाया और खुद को एक विकसित देश बनाया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप आगे देख सकते हैं कि द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंट्री। ठीक है, इनोवेशन इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई कंट्री में इनोवेशन हो ही नहीं रहा, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि वहाँ का जो जीडीपी है वो एक्चुअली में ग्रो होगा। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे इनोवेटिव कंट्री है, उसके बाद आप देखेंगे स्वीडन है, फिर है आपका यूएसए, फिर आपका यूके, फिर उसके बाद आप देखेंगे साउथ कोरिया। ठीक है, 59.3 इसको रैंक मिला है 100 में से। अगर आपका 100 रैंक है तो मीन्स यू आर मोस्ट इनोवेटिव। अगर आपका रैंक 59.3 तो इट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि आप फिफ्थ स्टैंड पे स्टैंड कर रहे हो। साउथ कोरिया पांचवें स्थान पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, और एशिया में तो पहले स्थान पर। ठीक है, सिंगापुर फिर दूसरे स्थान पर। तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अभी हम आगे बात करेंगे कि कैसे दक्षिण कोरिया जो है वो बहुत गरीब था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कैसे उसने वॉर झेला। बिल्कुल उसकी इकोनॉमी जो थी वो तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी, कैसे उसने अपने आप को लिफ्ट किया। अब जैसे कि द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसके लिस्ट में भी साउथ कोरिया टॉप पे है विथ 8.93 रैंक आउट ऑफ 10। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो, आप में से शायद कई लोग अलग अलग वेबसाइट्स जाएंगे, अलग अलग आप इंस्टीट्यूशंस की अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो आपको अलग अलग पैरामीटर्स में जो कंट्रीज हैं वो शायद आपको थोड़े ऊपर नीचे आपको दिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो ये लिस्ट लिया है वो है टेक्नो जॉब्स का। ठीक है, जो टेक्नो जॉब्स जो वेबसाइट है, मैंने वहाँ से ये इसका डेटा लिया है। तो यहाँ का जो डेटा है वो किसी और इंस्टीट्यूट के डेटा से थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, बट मोटे मोटे रूप से जो भी इनका रिसर्च होता है, या मतलब जो भी इनकी रिसर्च होता है जितने भी कंट्रीज़ के बारे में, वो कुछ कॉमन फैक्टर्स को लेके ही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ की, तो इसमें ये बताया जाता है कि आखिर कितना रिसर्च हो रहा है उस कंट्री में टेक्नोलॉजी को लेके, फ्यूचर क्या है वहाँ के टेक्नोलॉजी का, और एक आम आदमी के पास वो टेक्नोलॉजी फीजिबल है कि नहीं है, वो जो टेक्नोलॉजी है वो क्या एक आम आदमी यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इन सब फैक्टर्स को मिला के ये लिस्ट तैयार किया जाता है। तो ऐसा हो भी सकता है कि जो कंट्रीज़ है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उनकी रैंकिंग थोड़ा डिफर करे। अगर आप अलग अलग वेबसाइट्स में जाएंगे, अगर आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या कई यूनिवर्सिटीज़ जो ये रैंकिंग निकालती हैं, तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिल सकता है। बट आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फैक्टर्स है वो लगभग लगभग कॉमन ही होते हैं, और आपको उन फैक्टर्स के द्वारा ही उनको लिस्ट किया जाता है। तो ये तो बात रही कि कहाँ पे स्टैंड करता है दक्षिण कोरिया अलग अलग पैरामीटर्स की। अब हम जान लेते हैं कि दक्षिण कोरिया का मैप कहाँ पे, वो नक्शे में दिखता कहाँ पे है। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। आप जैसे देख सकते हैं, ये एशिया का मैप है, और ये है इंडिया। इंडिया के अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा चाइना। ठीक है, येलो कलर का जो पूरा एरिया देख रही है पूरा चाइना। चाइना के भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा कोरियन पेनिनसुला। ये है कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, कोरियन पेनिनसुला में दो देश आते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। हम इस वीडियो में साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया तो हम आप में से शायद कई लोग जानते होंगे, एक डिक्टेटरशिप वाला कंट्री है। किम जोंग उन वहाँ का प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो वो नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा गरीब है, बिल्कुल अनडिवेलप्ड कंट्री है, वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे अभी उसका वहाँ का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लमैटिक है। पर हम इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया के बारे में उतना बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर आपको नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा नॉर्थ कोरिया की सिचुएशन के बारे में। पर फिलहाल हम लोग देख रहे थे कि दक्षिण कोरिया कहाँ पे, तो दक्षिण कोरिया लाई करता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप एक तरीके से कहें। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ। अगर आप इसका सी बाउंड्री या फिर आप कहें तो समुद्री जो रेखा है वो किसके साथ ये शेयर करता है, तो ये बांटता है अपना चाइना के साथ और जापान के साथ। तो इसके पश्चिमी दिशा में आपको मिलेगा चाइना और इसके पूर्व दिशा में आपको मिलेगा जापान। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी हम इसके थोड़े इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये थोड़ा जानना ज़रूरी है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि दक्षिण कोरिया कहाँ पे स्टैंड करता था, कहाँ पे कैसा उसका इतिहास था, उसका क्या सिचुएशन था, तो आपको जानना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम उसका एक टर्न अराउंड स्टोरी देखें, आपको उसका पहले डार्क पास्ट देखना भी ज़रूरी है। तो ये तो पता चला कि कहाँ पे दक्षिण कोरिया है। ये रहा उसका एक मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, जो मैग्नीफाइड मैप वही है, देखो ये कोरियन पेनिनसुला को इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल करके बताया गया। तो ये ऊपर आपका नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाला। ठीक है, किम जोंग उन का ये नॉर्थ कोरिया, और ये रहा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में कोरियन भाषा बोली जाती है, और ये वहाँ की राजधानी है सियोल। ठीक है, ये है सियोल। इसके बाद आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्चुअल में पुसान नहीं है, ये बुसान शहर है। ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है दक्षिण कोरिया का सियोल के बाद। इसके बाद है इंचॉन। इंचॉन भी एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो कि दक्षिण कोरिया के नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दक्षिण कोरिया के शहर हैं और कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है ये। और इसके आप ईस्ट में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जापान लाई करता है, जापान। और इसके इस साइड आप देखेंगे तो ये पूरा चाइना है, और ऊपर है आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, 20th सेंचुरी में जो दक्षिण कोरिया है वो तो पूरा जापान के अंडर में था। ठीक है, अब आप बोलोगे जापान के अंडर कैसे था, तो आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा कि आखिर क्या इसकी हिस्ट्री रही है। तो मैं तो आपको मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे आप मेरे मैप में देख सकते हैं, मैंने भी आपको इस मैप में जापान का नक्शा दिखाया था कि वो नक्शा जापान कहाँ पे स्थित है। जैसे आप देख सकते हैं दक्षिण कोरिया के बिल्कुल ईस्ट में स्थित है जापान। ठीक है, दक्षिण कोरिया के ईस्ट में स्थित है जापान। तो 20th सेंचुरी में जापान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। अभी भी पावरफुल है, अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर मिलिट्री अभी उसकी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। पर जब 20th सेंचुरी की हम लोग बात करें, जापान बहुत बड़ा एशिया का पावर बन चुका था। इसने रशिया को हरा दिया था। ठीक है, रशिया इतना बड़ा, जो आप रशिया देख रहे हैं, कुछ नहीं था जापान के सामने। जापान ने पूरा ये चाइना का पूरा मंचूरिया जो ये देख रहे हैं ना, ये मंचूरिया, फिर इसके बाद ये पूरा जो चाइना का ये पूरा एरिया, ये सब पूरा इसने अनेक्स कर लिया था, कब्जा लिया था। यहाँ की जापान की मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। जापान की जो इंपीरियल आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसने पूरा चाइना और कोरिया को भी पूरा अनेक्स कर लिया था। जो आप नॉर्थ कोरिया और जो दक्षिण कोरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जापान के अंडर था। फिर उसके बाद ये पूरा हांगकांग, ताइवान, ये सब पूरा जापान के अंडर। म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये पूरा जो एरिया है साउथ ईस्ट का, जितने भी कंट्रीज है वो पूरे जापान के अंदर आते थे। और जो जापान है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक और एग्रेसिव कंट्री था उस समय। उसने लगभग हर देश में अपना कब्जा जमा रखा था। हम बात करें तो वो इनफैक्ट भारत तक पहुंच चुका था। ठीक है, जापान से लगभग हर देश डरता था उस समय। और दक्षिण कोरिया की कहानी भी कोई इससे अलग नहीं थी। दक्षिण कोरिया भी जापान का एक कॉलोनी बन चुका था। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत को अपना एक कॉलोनी बनाया था, उसी तरीके से जापान है, उसने दक्षिण कोरिया को अपना कॉलोनी बना दिया था। और हम सब जानते हैं कि जब कोई देश किसी देश का कॉलोनी बनता है तो फिर वहाँ का सोशल या इकोनॉमिक स्थिति कैसा हो जाता है, वहाँ का आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। और कुछ ऐसा ही दक्षिण कोरिया के साथ भी हुआ। तो युद्ध होता है 1945 में। जापान जो है वो वर्ल्ड वॉर टू हार जाता है एक्चुअल में।
क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर परमाणु बम गिरा दिए थे। ठीक है, अब हम लोग इसमें इतना नहीं घुसेंगे क्योंकि क्यों परमाणु बम गिराए थे, अमेरिका कहाँ से आ गया, इतना सब हम लोग नहीं डिटेल में जाएंगे। बस सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि दक्षिण कोरिया को जापान से इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, ये जापान की इंपीरियल आर्मी है, और आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जैसी ख़त्म होता है जापान की इंपीरियल आर्मी जो है वो दक्षिण कोरिया से चले जाती है और दक्षिण कोरिया को आज़ादी मिलती है। पर जैसे ही उनको आज़ादी मिलती है वैसे ही कोरियन वॉर शुरू हो जाता है। अब आप बोलोगे ये कोरियन वॉर क्या है? कोरियन वॉर हुआ था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, और इसके बाद ही दोनों कंट्री अलग हुए, वरना इसके पहले कोरिया जो है वो एक देश था। इसके बाद ही कोरियन वॉर के बाद ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग देश बने। ठीक है, तो ये हुआ क्यों था? ठीक है, तो हम लोग इसको जानने से पहले हमें कोल्ड वॉर के बारे में जानना होगा। अब आप लोग में से कई लोग बोलोगे ये कोल्ड वॉर क्या चीज़ होती है? क्या ये कोई ऐसा युद्ध है जो ठंड में लड़ा गया था इसलिए हम लोग को कोल्ड वॉर कहते हैं? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोल्ड वॉर बेसिकली सोवियत यूनियन और रशिया के बीच में लड़ाई थी, पार टसल के लिए। मतलब पार के बीच में, मतलब पावर के लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। एक एक कंट्री फेवर करता था सोशलिज्म को, दूसरा कंट्री फेवर करता था कैपिटलिज्म को, और इन दोनों के बीच में हमेशा से कंपटीशन रहता था। तो जो रशिया है, अगर मैं जो सोवियत यूनियन है वो आज के प्रेजेंट डे में रशिया आप समझ लीजिए एक तरीके से। पहले इसमें 15 देश और आते थे रशिया में। तो आज का प्रेजेंट डे रशिया और यूएसए, इन दोनों के बीच में लड़ाई थी कि कौन विश्व को रूल करेगा, कौन विश्व में अपना हेजेमनी स्थापित करेगा। तो इसके लिए पूरा वॉर था। पर सरप्राइज की बात यह है कि ये युद्ध कभी भी यूएसए और सोवियत यूनियन में नहीं हुआ, बल्कि ये दूसरे देश में होते रहे, जैसे कि कोरिया में। अब देखो मैं आपको बताऊंगा सब स्टोरी धीरे धीरे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ कोरिया है और दक्षिण कोरिया के बीच में युद्ध होता है फिर, और ये युद्ध कोल्ड वॉर के कारण होता है। कोल्ड वॉर जो है वो बेसिकली अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में लड़ाई थी। इस बीच की लड़ाई की कौन इस विश्व को रूल करेगा। जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसी तरीके से सोवियत यूनियन भी एक सुपर पावर बन के निकला था, और जो दुनिया है वो दो विश्व में विभाजित हो चुकी थी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एंड सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। नॉर्थ कोरिया बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड कंट्री था, यानी वो सोवियत यूनियन को फेवर करता था और सोशलिस्ट विचारधारा का था। सोशलिस्ट विचारधारा यानी सोशलिज्म का एक ऐसा मतलब, सोशलिज्म का मतलब ये होता है एक ऐसा आर्थिक ढांचा आप कह सकते हो जहाँ पे जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी उत्पादन का मीन्स है, वो सारा सरकार के पास रहता है, वो स्टेट के पास रहता है। यानी एक तरीके से देश के जितने लोग हैं वो सारे उस उत्पादन को होल्ड करते हैं अपने हाथों में। वहीं जब हम लोग बात करते हैं कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब कोई निजी आदमी या निजी व्यक्ति या निजी कंपनी वो होल्ड करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में। जैसे कि अगर आप देखो, यूएसए जो है वो एक कैपिटलिस्टिक नेशन है। वहाँ पे निजी कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा बढ़ावा या फेवर किया जाता है। जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे प्राइवेट कंपनीज हैं और इनके इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन सारे कंपनीज का। तो ये कैपिटलिस्टिक नेशन है, और दक्षिण कोरिया भी कैपिटलिस्टिक नेशन है। तो बोलोगे दक्षिण कोरिया कैसे कैपिटलिस्टिक नेशन बना? तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोरियन वॉर स्टार्ट होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो नॉर्थ कोरिया को चाइना और रूस का समर्थन था। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा मैप में समझा देता हूँ तो आपको शायद समझ में आए। जो ये चाइना है, चाइना का बॉर्डर शेयर होता है नॉर्थ कोरिया के साथ, और रूस भी कह सकते हो एक तरीके से कि अपना बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ कोरिया के साथ। ठीक है, हालांकि अगर हम लोग देखें तो टेक्निकली वो नहीं शेयर करता है बॉर्डर, बट कह सकते, बट उनके पॉलिटिकल भाषा में कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया रशिया से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब तो चाइना और रशिया का नॉर्थ कोरिया को पूरा सपोर्ट था। जब कोरियन वॉर हुआ तो नॉर्थ कोरिया को पूरा समर्थन था चाइना और रूस का। ठीक है,
जब वॉर हुआ तो नॉर्थ कोरिया ने पूरा कोरियन पेनिनसुला, ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये साउथ कोरिया तो उसने पूरा कब्जा ही चुका था। आप कह सकते हो जो पूरा ये कोरियन पेनिनसुला है, ये पूरा नॉर्थ कोरिया के अंडर आ चुका था। फिर इस युद्ध में कूदा अमेरिका, यूएसए। यूएसए को मालूम था चाइना और सोवियत यूनियन इसके समर्थन में, ठीक है। चाइना को अब एक साइड अगर छोड़ दें तो मैं कहूँ रशिया, रशिया और यूएसए के बीच लड़ाई थी, ठीक है। तो रूस तो एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया को रूस समर्थन कर रहा था और जो दक्षिण कोरिया है उसको चाइना, सॉरी, यूएसए समर्थन कर रहा था। तो दक्षिण कोरिया को किसका समर्थन था? अमेरिका का। अमेरिका के कारण ही जो ये वॉर है ये स्टॉप हो पाया। अदरवाइज जो नॉर्थ कोरिया है वो तो पूरा साउथ कोरिया को कब्जा ही लेता और फिर यहाँ पे सोशलिज्म आ जाता। उसके बाद यहाँ पे फिर इनके बीच में बॉर्डर डिवाइड हुआ और फिर ये दो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दो नेशन बने, दो देश बने। और फिर इसके बाद हम लोग इनका आज प्रेजेंट डे देखते हैं कि कैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक अलग अलग देश हैं। तो ऐसा युद्ध चलता है। पहले जापान के साथ इनका युद्ध होता है, फिर इनका नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध होता है। तो देखो, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो किम जोंग उन है, ठीक है, जहाँ मतलब जो नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया उस समय बहुत ज़्यादा अमीर था एज कंपेयर टू साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा अमीर था नॉर्थ कोरिया। जो किम जोंग उन है, तो किम जोंग उन के उस समय दादा दादा थे उस समय। तो एक्चुअल में उस समय बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, डिक्टेटरशिप था यहाँ नॉर्थ कोरिया में, बट एक्चुअल में वो ग्रो कर रहा था एज कम्पेयर टू दक्षिण कोरिया। और इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में सोशलिज्म था और वहाँ पे एक अच्छा क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र है उसका काफ़ी अच्छा था। फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिए जो ज्योग्राफी है वो नॉर्थ कोरिया की बहुत अच्छी है। वहीं जो दक्षिण कोरिया की ज्योग्राफी उतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण इन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिला और ये लोग अपना कृषि उद्योग इसे इन्होंने उनको बढ़ाने में मदद पहुंची, जिसके कारण इनका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया उस समय जो है वो बहुत फल फूल रहा था, ठीक है। पर जो जब हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया की, दक्षिण कोरिया अभी अभी वॉर से निकला था और बहुत ज़्यादा गरीबी थी वहाँ, ठीक है। अब यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी शुरू होता है जब कोल्ड वॉर बिल्कुल चरम सीमा पे था, मतलब टॉप पे था बिल्कुल। तब इनका बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी अभी कोरियन वॉर जो है ख़त्म हुआ। तो जब यूएसए को दिखता है कि कोरिया वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और अनडिवेलप्ड है वो, तो जो यूएसए है वो उसे कुछ फंड देता है, ठीक है। उसे फंड प्रोवाइड करता है कि तुम इसे थोड़ा अपने देश चलाने के लिए, क्योंकि उनके देश चलाने के लिए तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि तुम कुछ डॉलर्स ले लो और अपना देश चलाओ तुम। तो उन्होंने उन्हें डॉलर्स दिए, यूएसए ने दक्षिण कोरिया को डॉलर्स दिए, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, नॉर्थ कोरिया तो भाई बहुत फल फूल रहा था, पर जो साउथ कोरिया है उसकी इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा गई थी, ठीक है। 15-20 साल से तो युद्ध ही चल रहा था वहाँ, तो बिल्कुल चरमरा गई थी उनकी इकोनॉमी। तो यूएसए उनको हेल्प करता है डॉलर्स देके। अब दक्षिण कोरिया इन पैसों का काफ़ी अच्छा प्रयोग करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यानी जितने भी इन्होंने बहुत गजब के रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवे, रेलवे का बहुत अच्छा नेटवर्क इन्होंने पूरे कंट्री के अक्रॉस फैला दिया, ठीक है। तो इन्होंने पूरे रोड का पूरा एक अच्छा नेटवर्क बनाया, रेल का अच्छा नेटवर्क बनाया, पोर्ट्स बना दिए बहुत अच्छे अच्छे। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। जितना इन्हें बाहर से फॉरेन एड मिलता था इसका बहुत इन्होंने जुडिशियस वे में यूज़ किया। एजुकेशन, एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। और एजुकेशन भी ऐसा वैसा नहीं कि सिर्फ आप रट्टा मरवा रहे हो, एजुकेशन में इन्होंने स्किल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फोकस किया। यहाँ के लोगों को एक पर्टिकुलर डोमेन में बहुत ज़्यादा स्किल कर दिया इन्हें। अगर टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा स्किल कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर में, हर जगह इनको बहुत ज़्यादा स्किल कर दिया। हेल्थ केयर में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। आपको मैं बता दूं कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है साउथ कोरिया की, मतलब वहाँ का एक एवरेज इंसान कितने साल जीता है, तो मैं आपको बता दूं दक्षिण कोरिया का एक एवरेज इंसान 83 ईयर्स जीता है।
और यहाँ का जो साक्षरता दर है, कितने लोग यहाँ पढ़े लिखे, तो वो लगभग 99 पॉइंट समथिंग कुछ है। मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो मैं पूरे 100% लोग ही लिटरेट हैं यहाँ। लगभग 100% लोग जो हैं वो लिटरेट ही हैं। 99% अगर कुछ आ रहा है तो वो ऑलमोस्ट 100% है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पैसे का इन्होंने यूज़ किया, एजुकेशन को रिसोर्स बनाया। सबसे बड़ा रिसोर्स उसके नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। किसी भी देश का जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज ना होके ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। अब आप बोलोगे ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हो सकता है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। उससे फर्क नहीं पड़ता उस देश के पास ऑयल है कि नहीं है, कोल है कि नहीं है, पेट्रोलियम है कि नहीं है, पर अगर वहाँ के लोग एजुकेटेड है, स्किल्ड हैं, तो वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसलिए आप देखोगे ऐसे बहुत से आपको देश मिलेंगे विश्व में जो कि जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जैसे कि जापान। दक्षिण कोरिया के बगल में ही है जापान, वहाँ पे थोड़े से भी रिसोर्स नहीं है, पर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है वो। क्यों? ह्यूमन रिसोर्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। सिमिलरली दक्षिण कोरिया ने भी अपने एजुकेशन और अपने ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और आज हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि वो इतना डेवलप कंट्री है। तो ये हैं वहाँ के, जब कोरियन वॉर ख़त्म हुआ तो पाक चुंगली वहाँ के प्रेसिडेंट बने। इनका नाम है पाक चुंगली, और वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, इनको कई लोग डिक्टेटर भी बोलते हैं, कई लोग इन्हें बोलते हैं कि इनके कारण ही इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल हो पाया। पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इकोनॉमिक ग्रोथ इनके टर्म में नहीं हुआ। एक्चुअल में जो इकोनॉमी है ना दक्षिण कोरिया की, वो इनके इनके टेन्योर में ही ग्रो होना शुरू हुई थी। 1960 से 1970 तक दक्षिण कोरिया की इकोनॉमी या जीडीपी लगभग 15% के एवरेज से ग्रो हो रही थी, 12-15% से। डबल डिजिट ग्रोथ देखा है उसने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक। जबरदस्त। 1980s तक दक्षिण कोरिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो किसी भी देश के मुकाबले सबसे तेजी से ग्रो हो रहा था, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। और आज हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा जो डेवलप्ड है दक्षिण कोरिया, जितना आपको जो डेवलप दिख रहा है उसके, तो इसके लिए ये जो पाक चुंगली है, प्रेसिडेंट पाक चुंगली, जिन्हें 1979 में फिर असैसिनेट भी कर दिया गया था। तो हम वो सब चीज़ों में अभी उतना नहीं जाएंगे, बट इन्हें वहाँ का एक तरीके से मैं कहूँ तो इनके कारण ही जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो पॉसिबल हो पाए थे। पर ये इनके ऊपर डिक्टेटर भी थे, ये ऐसा कहा जाता है, और फिर इन्हें असैसिनेट भी कर दिया गया था। तो ऐसा इनके ऊपर कंट्रोवर्सीज होती हैं। पर जो दक्षिण कोरिया है वो आज के समय में एक डेमोक्रेसी है, और एक बहुत डेवलप्ड और एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसे हान रिवर मिरेकल कहा जाता है, मिरेकल, चमत्कार। मैं एक दिन ऑस्ट्रेलिया की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था दक्षिण कोरिया के ऊपर, तो उन्होंने जो यहाँ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको इन्होंने एक मिरेकल कहा, और कहा ये जो मिरेकल हुआ, ये जो चमत्कार हुआ, ये सिर्फ दक्षिण कोरिया के लोग ही जानते हैं। ये चमत्कार सिर्फ दक्षिण कोरिया के लोग ही जानते हैं, और ये सिर्फ उन्हें मालूम है कि कैसे हो सकता है। तो इसे हान हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। हान नदी जो है वो दक्षिण कोरिया की कोई प्रमुख नदी है, और उसी के नाम पे इसका ऐसा नाम कहा गया कि हान नदी का मिरेकल कहते हैं इसे। ठीक है, तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया, और एजुकेशन वगैरह पे, और इसके कारण हमें देखता है कि इनका इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, लगभग डबल डिजिट्स में इनका इकोनॉमी जो है वो 60s और 70s में ग्रो करता है। तो देखो अब क्या होता था, अब देखो क्या हुआ। 60s में उस समय जो कोरिया है ना, वहाँ की जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी, वहाँ के जो मजदूर थे वो बहुत ज़्यादा सस्ते थे। तो जो भी प्रोडक्ट्स दक्षिण कोरिया बनाता था वह यूएसए और जापान के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ करता था। ठीक है, जापान और यूएसए के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ करता था। इसके कारण उन्हें ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा जगह मिल गया जहाँ पे वे अपने सामान बेच सकें। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं तो यूएसए की कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी इन कंपैरिजन दक्षिण कोरिया की कंपनी से बहुत ज़्यादा महंगे दाम में बेचती हैं, या फिर इन जनरल भी हम लोग कहें तो वो महंगे दाम में बेचती हैं। और जापान जो है वो उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका था, तो वहाँ की कंपनीज भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जापान बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ था। टोयोटा, निसान, होंडा, सुजुकी, ये सारे जापान के कंपनीज हैं। और 70s तक आते आते तो इनके प्रोडक्शन जो है वो यूएसए को बीट कर चुके थे, जापान के। ठीक है, उसी प्रकार से यूएसए के जितने भी कंपनीज हैं, मोटोरोला, या फिर आप
एप्पल ले लो। एप्पल एप्पल तो फिर मैं कहूँ तो ये सारी कंपनीज बहुत बाद में आई, क्योंकि उस समय फोर्ड एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी था जो उस समय ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर था। ठीक है। या फिर आप जनरल मोटर्स ले लो, जो कि यूएसए का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इन लोग डोमिनेट करते थे ग्लोबल मार्केट में। पर जब दक्षिण कोरिया की कंपनीज आई तो वो लोग एक चीप ऑल्टरनेटिव लेकर आए। ठीक है, चीप ऑल्टरनेटिव मतलब एक चीप, उनको एक दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में इन्होंने बेचना शुरू किया। ठीक है, तो इससे इनको एक अच्छा स्थान मिला मार्केट में। ठीक है, तो ये हो पाया था एडवांटेज ऑफ चीप एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स इन 1960s। 1960s में इन्होंने स्टार्ट किया कपड़ा उद्योग से। ठीक है, जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, दक्षिण कोरिया ने वहां से स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए, ऑटोमोबाइल में आए, फिर हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाने लगे इन्होंने। तो ऐसे इनका धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं चाय बॉल्स के बारे में। अब ये चाय बॉल्स क्या है? चाय बॉल्स दक्षिण कोरिया की कुछ प्रमुख कंपनीज है जो इनके अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। जैसे कि एलजी। ठीक है, एलजी, सैमसंग। सैमसंग का तो आपने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई इसका प्रोडक्ट यूज़ किया ही होगा। फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो, टेलीविज़न हो, एयर कंडीशनर हो, रेफ्रिजरेटर हो, लैपटॉप हो, या कुछ भी हो, आपने सैमसंग का तो यूज़ किया ही होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक जायंट है और वो आज के समय एप्पल से compete करता है काफ़ी सारे क्षेत्रों में। इवन वो इनफैक्ट आगे निकल चुका है कई क्षेत्रों में, और एक काफ़ी बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। ठीक है, ह्यूंडाई। ह्यूंडाई एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी है। भारत में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ह्यूंडाई की कार्स को। 2000s के समय ह्यूंडाई का एंट्री हुआ था भारत में, और आज आप देख सकते हैं सुजुकी के बाद, मारुति सुजुकी के बाद ह्यूंडाई जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेलर है इन भारत। ठीक है, भारत में ह्यूंडाई जो है वो सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेल करता है आफ्टर सुजुकी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो ह्यूंडाई है वो भारत में कितना फेमस है। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में, पूरे दुनिया में भी ह्यूंडाई जो है वो टॉप 10 या टॉप 10 मोस्ट बिगेस्ट बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिस्ट में आता है। ठीक है, इनफैक्ट मैं कहूँ तो यूएसए के भी जो मार्केट है वहाँ पे ह्यूंडाई का बहुत बड़ा डोमिनेंस है। तो हम लोग एक्चुअल में, हमको ऐसा लगता है कि जो सैमसंग है, फॉर एग्जांपल सैमसंग है, वह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, पर अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि जो ये कंपनीज है ना जिसके बारे में भी हमने बात किया, ये एक्चुअल में बहुत बड़े हैं। जितना हम इन्हें जानते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो सबसे पहले मैं इनके प्रमुख, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, एलजी के बारे में बताया, ह्यूंडई के बारे में बताया, किया मोटर्स के बारे में बताया। ठीक है, किया मोटर्स भी यहीं का है। किया मोटर्स अभी अभी भारतीय मार्केट में इसने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, परफॉर्मेंस दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप अगर आप मार्केट को थोड़ा क्लोजली स्टडी करते होंगे तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है किया मोटर्स का। और अभी इनके जो कार्स हैं और इनके ऑटोमोबाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिके हैं, और एक काफ़ी अच्छा ग्लोबल ब्रांड भी है किया मोटर्स। ठीक है, फिर तो ये सारे यहाँ की बहुत बड़े जायंट्स हैं, और ये इनके इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि दक्षिण कोरिया इतना अमीर है। तो ये इन कंपनीज के कारण ही वो इतना अमीर हो पाया है। ठीक है, तो सैमसंग, जब हम लोग नाम सुनते हैं ना सैमसंग का, तो सबके मन में यही ख्याल आता है कि जो सैमसंग है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करता है। वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाता है, टेलीविज़न बनाता होगा, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें बनाता होगा। बट जो सैमसंग है ना वो इससे बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सैमसंग का 20% ही योगदान करता है, सिर्फ 20%। उसका ज़्यादातर जो रिवेन्यू है वो उसके इंश्योरेंस कंपनी से आता है। ठीक है, सैमसंग एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, ना ही सिर्फ दक्षिण कोरिया में बल्कि पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये चीज़ काफ़ी लोग जानते नहीं है कि जो सैमसंग है ये बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है। इसके अलावा मैं एक दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहाँ पे मेरे को मालूम चला कि जो सैमसंग है उसने रेनॉल्ट, जो रेनॉल्ट है ये फ्रांस की कंपनी है, तो इसके साथ भी उसने पार्टनरशिप किया था, और वहाँ पे वो लोग ऑटोमोबाइल भी मैन्युफैक्चर कर रहे थे। तो सैमसंग बहुत से क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, जैसे अभी ये, जैसे नेक्स्ट स्लाइड हमारा आ चुका है, और यहाँ पे आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी। पहला बिल्डिंग हमारा जो है ये बुर्ज खलीफा है। ठीक है, जो दूसरा बिल्डिंग है ये है कुआलालंपुर का ट्विन टावर, पेट्रोनस ट्विन टावर, और ये तीसरा बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये है ताइपे 0101, जो कि ताइवान की राजधानी ताइपे में स्थित है। तो अब आप लोग बोलोगे
इसका क्या लेना देना है सैमसंग से? तो मैं बता दूं आपको, जितने भी आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, या पेट्रोनस स्टार जो कुआलालंपुर में है, या टाइपे 101 जो टाइपे में स्थित है, इन सारे बिल्डिंग्स का निर्माण सैमसंग ने ही करवाया है। तो जो सैमसंग टीवी और रेफ्रिजरेटर बेचती है, जो सैमसंग एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वही सैमसंग कंस्ट्रक्शन में भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो उसने दुनिया के कुछ बहुत बड़े मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स बनाए हैं। दुनिया के कुछ जो सबसे ज़्यादा एक आइकॉनिक बिल्डिंग्स, जैसे आप यूएई दुबई का बुर्ज खलीफा देख लो, या फिर आप मलेशिया के कुआलालंपुर का ट्विन टावर देख लो, या ताइवान का ताइपे 101 है। तो इस सब का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सैमसंग ने कराया है, ठीक है। सैमसंग इसके अलावा काफ़ी सारे वो रिक्रिएशनल पार्क्स भी वो उसके उसके उसने काफ़ी सारे रिक्रिएशनल पार्क्स भी बनाए हैं साउथ कोरिया में। तो सैमसंग आपको जितना बड़ा दिखता है ना, उससे एक्चुअल में बहुत बड़ा है। तो काफ़ी सारे लोग ये जानते नहीं है कि सैमसंग एक्चुअल में कितना बड़ा है। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, बट एक्चुअल में सैमसंग बहुत बड़ा है, ठीक है। तो सैमसंग इज़ $1 बिलियन कंपनी, एंड इसका जो रिवेन्यू है वो $100 बिलियन से भी ऊपर है, ठीक है। कई देशों की इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं होती जितनी बड़ी सैमसंग की टोटल रिवेन्यू होता है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं पॉस्को स्टील प्लांट की। पॉस्को भी दक्षिण कोरिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है और एक बहुत बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो पॉस्को है ना, वो ना ही सिर्फ दक्षिण कोरिया का बल्कि पूरे विश्व का टॉप 5, दुनिया के टॉप 5 स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से तो एक आता ही है, और ये दक्षिण कोरिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है। फिर आगे आता है हमारा ह्युंडई। तो ह्युंडई हम में से शायद नहीं जानते होंगे, आपको लगता होगा कि जो ह्युंडई है वो सिर्फ कार बनाता होगा, या फिर वो बसेस बनाता होगा, या फिर वो टू व्हीलर्स बनाता होगा। ह्युंडई ऑटोमोबाइल्स भी बनाता है, सब प्रकार के जितने भी ऑटोमोबाइल्स है वो बनाता है। इसके अलावा ह्युंडई शिप बिल्डिंग भी करता है, शिप मैन्युफैक्चरिंग भी करता है ह्युंडई। ना ही सिर्फ वह शिप मैन्युफैक्चरिंग करता है, बल्कि वो रेलवे या एयरप्लेन्स भी बनाता है वो, ठीक है। रेलवे कोचेस भी बनाता है, और एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में भी इस कंपनी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो ह्युंडई कंपनी भी, जिसको हमको सिर्फ लगता है कि वह सिर्फ कार बनाता होगा, वह एरोनॉटिक के क्षेत्र में भी, रेलवे के क्षेत्र में भी, और शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। तो ह्युंडई भी एक बहुत बड़ा कंपनी है। और जो ह्युंडई मोटर्स, वह उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, जिसके हम लोग कार्स ड्राइव करते हैं, या जो कार्स हम देखते हैं, वो सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है। एक्चुअल में जो ह्युंडई मोटर्स है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये तो कहानी थी दक्षिण कोरिया की, कि आखिर किस तरीके से दक्षिण कोरिया ग्रो हुआ, ठीक है। तो जो वहाँ की सरकार थी, जो दक्षिण कोरिया की सरकार थी, उसने, और ये जितने भी चाय बॉल्स कंपनी है, ठीक है, जितने भी ये चाय बॉल कंपनी है, फिर चाहे वो सैमसंग हो गया, ह्युंडई हो गया, एलजी हो गया, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जो सैमसंग है, सैमसंग की शुरुआत नमक और चीनी बेचने से हुई थी। 1939 में स्टार्ट हुई थी इसकी शुरुआत। सैमसंग की शुरुआत 1939 में चीनी और नमक बेच के हुई थी। पर अगर आज आप देखें तो वह दुनिया के टॉप 10 बिगेस्ट कंपनीज में से एक है, और वह सिर्फ चीनी और चीनी या फिर नमक नहीं बनाता है, बल्कि आज वो एक बहुत बड़ा कंपनी है जिसका जिसका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक से लेके इंश्योरेंस तक हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इसने जो है ग्रोथ अचीव किया है, ठीक है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है दक्षिण कोरिया की, उसने हाथ मिलाया था इन सारे कंपनीज से। इन्होंने हाथ मिलाया, लोग साथ आए, जिससे कि ग्रोथ हो सके, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके इस देश का। वहाँ की गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को भरोसा दिया कि देखो, हम तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर तुम्हें रोड्स चाहिए अच्छे, हम तुम्हें अच्छे रोड्स प्रोवाइड करेंगे। जो भी तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी तुम्हें अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए जो भी तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तुम्हें स्किल्ड लेबर चाहिए, हम तुम्हें वो भी प्रोवाइड करेंगे। हम तुम्हें हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो तुम्हें फिर पैसे से रिलेटेड चीज़ हो, फाइनेंशियल चीज़ें हो, हम तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। बट तुम्हें दक्षिण कोरिया को डेवलप करना है, तुम्हें हर दक्षिण कोरिया के लोगों को रोजगार देना है। तो ऐसा दक्षिण कोरिया की सरकार ने दक्षिण कोरिया की जितनी भी कंपनीज है, जो सैमसंग हो गए, फिर चाहे ह्युंडई हो गया, किया मोटर्स, एलजी, ये सारी कंपनीज का इनके साथ पार्टनरशिप हुआ, और ये फिर एक साथ ये हो आए और इन्होंने दक्षिण कोरिया का विकास किया, ठीक है। तो और आपको जैसे मैं आपको पहले ही बताया, दक्षिण कोरिया कैपिटलिस्टिक नेशन है।
यहाँ पे कैपिटलिज्म या फिर जो प्राइवेट कंपनीज है वहाँ पे इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो इन यहाँ पे सरकार ने इनको सारी वो चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जो इनको चाहिए। ठीक है। अगर आपको रोड्स चाहिए तो हम आपको रोड्स प्रदान करेंगे। अगर आपको एजुकेटेड लेबर फोर्स चाहिए हम आपको वो भी प्रदान करेंगे। बट आपको क्या करना है, आपको हमारे लोगों को रोजगार देना है। तो बहुत ज़्यादा जो आप देखोगे ना, कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही हैं दक्षिण कोरिया की। ठीक है, बहुत थाउजेंड्स या लैक्स में वैसे कोई कंपनीज नहीं है। बट इन्हीं कंपनीज के बलबूते पे ही 1.5 ट्रिलियन का इनका जीडीपी है। बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जो इनका जीडीपी है वो इन्हीं कंपनीज से आता है। और ये कंपनीज बहुत बड़ी हैं, तो इसको इजीली ये फेल भी नहीं हो सकती हैं। जैसे आप देखोगे तो ये कंपनीज बहुत बड़ी है, तो ये इजीली फेल भी नहीं हो सकती हैं। तो ये कहानी रही है दक्षिण कोरिया की। तो आखिर इन्होंने किस तरीके से अपने आप को टर्न अराउंड करा, इन्होंने अपने देश को टर्न अराउंड किया। और ना ही केवल अपने आप को गरीबी से उठाया, बल्कि अपने आप को एक समृद्ध और एक विकसित देश बनाया। ठीक है। कई लोग ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया था कि इस देश का 100 सालों में कुछ नहीं हो पाएगा। जो मैक जो क्या कहते हैं, अमेरिका के जो चीफ ऑफ डिफेंस थे, जब कोरियन वॉर जब खत्म हुआ था तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस कंट्री का कोई फ्यूचर नहीं है, जो दक्षिण कोरिया, इसका कोई फ्यूचर नहीं है और आने वाले 100 साल में कुछ नहीं हो पाएगा। पर आज हम सब जानते हैं कि दक्षिण कोरिया एक बहुत ज़्यादा विकसित और एक डेवलप कंट्री है, और वो कितना ज़्यादा समृद्ध हो पाया है और काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज से आगे निकल चुका है। तो ये आज का वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये मेरा पहला वीडियो था, वैसे मैंने एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया। इसके पहले मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स डालता था, शॉर्ट्स वीडियो में डालता था, वो भी उसमें वॉइस नहीं होती थी, सिर्फ टेक्स्ट और म्यूज़िक होता था, बैकग्राउंड म्यूज़िक, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट का एक शॉर्ट्स होता था। तो ये मेरा एक पहला फुल फ्लेज्ड वीडियो है, और ये इसमें मैंने कोशिश करी है कि आप तक मैं एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव और एक नॉलेजेबल वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, और आप मुझे ये भी बताएं कि आगे आप किस प्रकार की वीडियोस देखना पसंद करेंगे, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं। अगर आपको पसंद आया मेरा चैनल और मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक करें मेरे वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर इसे शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा यह वीडियो, तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यस, हमें आपका जो वीडियो है वो अच्छा नहीं लगा, और किस कारण से नहीं लगा वो भी आप मुझे बताएं, ताकि मैं आगे इम्प्रूवमेंट करूं। ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो था, तो हो सकता है गलती हो, बट मैं आगे भी काफ़ी अच्छे केस स्टडीज़ लाने वाला हूँ। मैं काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं आपके लिए ट्राई करूँगा लाने के लिए, और अब तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो ये आज की वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।